हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 जिसका कि पेपर 7/12/2022 को हुआ था, उसके आज फोर्थ शिफ्ट के इंग्लिश के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ये पेपर आपके फोर्थ कमिंग जो अभी एसएससी का सिलेक्शन फेज 11 जो है और साथ ही साथ एसएससी के जो सीजीएल और एमटीएस के एग्जाम है उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है करेक्ट स्पेलिंग अंडरलाइन वर्ड की बताने के लिए। तो द नाइन टेल्ड फॉक्स इज अ मिथिकल क्रीचर फ्रॉम द जापानीज कल्चर। तो मिथिकल देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग होती है MYTHICAL। मिथिकल मतलब जो कि मिथ्स में एग्जिस्ट करे। मिथ्स मतलब होता है पौराणिक कथा या जो काल्पनिक कहानियां होती हैं उसको हम मिथ कहते हैं। तो उसमें जो क्रीचर्स होते हैं, ये नाइन टेल्ड कोई फॉक्स है जो कि जापानीज कल्चर में कोई स्टोरी होगी, उसमें ये एक मिथिकल या एक मिथिकल क्रीचर है, मतलब एक काल्पनिक क्रीचर जो उस स्टोरी का कुछ रहा होगा। इसके लिए तो आपको ये जापानीज कल्चर की स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेक्ट एक्टिव फॉर्म पूछ रहा है सेंटेंस का। तो पढ़ते हैं हाउ हिज प्रॉब्लम्स विल बी फिक्स्ड बाय यू। तो देखिए हिज प्रॉब्लम्स विल है तो हमारे आंसर में विल होना चाहिए। देखिए ना, यहाँ आर हो गया, यू हो गया, हिज हो गया, सिर्फ विल आपको इधर मिल रहा है, इसलिए यही करेक्ट आंसर होगा। टेंस सेम रहता है एक्टिव पैसिव में। तो हाउ विल यू फिक्स हिज प्रॉब्लम्स, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। इट इज इजियर टू मेक अ प्रॉमिस देन टू डैश अ प्रॉमिस। देखिए प्रॉमिस करना आसान होता है लेकिन उसे निभाना, जैसे कि अब इंग्लिश में कीप कहते हैं, निभाना मुश्किल होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। मेंटेन, फॉलो, जस्टिफाई नहीं, हम यू ऑलवेज कीप अ प्रॉमिस, तो ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर सेंटेंस एरर आ गया। तो पढ़ते हैं ही वॉज पेड हैंडसमली फॉर हिज एबिलिटी टू हैंडल द क्राउड। अब देखिए यहाँ पे स्किलफुल लिखा हुआ है, ये गलत है। हमें क्राउड के साथ यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, तो यहाँ पे स्किलफुली होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड में गलती है। स्किलफुल ना होकर स्किलफुली, वहां पे एडवर्ब की आवश्यकता है, एडजेक्टिव की नहीं। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, उसे हैंडसमली पे किया जाता था, मतलब उसे अच्छे पैसे मिलते थे क्योंकि वो क्राउड को अच्छी तरह से हैंडल कर पाता था। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेक्ट पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो शी विल प्रेजेंट द पेपर नेक्स्ट वीक। देखिए यहाँ पे विल है, आपके आंसर में आपके पास विल होना चाहिए। यहाँ कुड है, यहाँ वुड है, यहाँ कैन है, विल इसी में है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। द पेपर विल बी प्रेजेंटेड नेक्स्ट वीक बाय हर, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। देखिए कितने इजी इजी आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है अब परफेक्शनिस्ट के लिए। परफेक्शनिस्ट वो होता है जो हर चीज में मतलब एकदम परफेक्ट हो, मतलब उसको कोई 0.1% भी उसको एरर ना दिखे, मतलब उसे हर चीज में एकदम परफेक्शन चाहिए, उसे हम परफेक्शनिस्ट कहते हैं। इसके लिए एक शब्द है मेटिकुलस, मेटिकुलसली। इसका मतलब आप हर एक छोटी छोटी बारीकियों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, उसे हम एक मेटिकुलस पर्सन कहते हैं। ऑमनीसिएंट मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। और एम्बिडेक्स्ट्रस मीन्स जो अपने दोनों हाथों को बराबर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, मतलब जो अपने दोनों ही हाथों को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हो। एबल टू यूज लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये कह रहा है जम्बल्ड ऑर्डर में सेंटेंस है, उसे आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में बदलना है। तो जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ए से शुरुआत होनी चाहिए। अ सर्टेन एम विल इन्फ्यूज वंस लाइफ विद न्यू मीनिंग। मतलब जब आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य होगा तो आपका जो जीवन है उसको एक नया अर्थ मिलेगा। अ मैन हु इज एमलेस विल नेवर अचीव सक्सेस इन लाइफ। अगर कोई पुरुष एमलेस है तो उसे जिंदगी में कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। इन लाइफ इट इज क्रिटिकल टू हैव अ वर्केबल ऑब्जेक्टिव और गोल। लाइफ में बहुत ही क्रिटिकल होता है कोई कोई ऑब्जेक्टिव होना, कोई उद्देश्य होना, कोई लक्ष्य होना। एट सम पॉइंट एन एमलेस पर्सन्स गोल्स कैन बी शैटर्ड एंड रिमेन अनफुलफिल्ड। मतलब लाइफ में किसी वक्त एक एमलेस पर्सन का जो जो गोल होते हैं वैसे वैसे ही वो कोई फिक्स्ड गोल नहीं होते, तो वो टूट जाते हैं या वो पूर्ण नहीं हो पाते। इसलिए आपको एक लक्ष्य के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे फिलहाल आप एसएससी
को आपने टारगेट बना रखा है जो कि बेहतरीन है, तो इसे ही लक्ष्य बना के आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए और आई एम श्योर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, ADCB। क्वेश्चन नंबर 8 में सिनोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड है फ्लॉट। तो पढ़ते हैं, नेवर टीच योर चिल्ड्रन टू फ्लॉट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब अपने बच्चों को आपको कभी भी रूल्स और रेगुलेशन का उल्लंघन नहीं करने देना चाहिए। जो भी उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मतलब स्कूल या कॉलेज में जो भी रूल्स है उसे फॉलो करने देना चाहिए, उनका रूल तोड़ने नहीं देना चाहिए। फ्लॉट का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू ओबे, मतलब मानने से इनकार कर देना। तो मॉनिटर मतलब तो किसी चीज़ की निगरानी करना होता है। रिवर मतलब होता है रिस्पेक्ट, और डाइवर्ज मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मॉक। मॉक मतलब होता है, मतलब नॉट रियल या फेक भी कह सकते हैं, या किसी को चिढ़ाना भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं टू रिफ्यूज टू ओबे। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करने को कह रहा है। तो पढ़ते हैं, द येलो ड्रेस परचेज बाय यू इज नॉट मच डिफरेंट देन द वन आई हैव बॉट। डिफरेंट के साथ देन ना आके यहाँ पे डिफरेंट के साथ फ्रॉम आना चाहिए, तब अप्रोप्रिएट हो जाएगा। डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव बॉट, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट होगा। डिफरेंट के साथ देन हम जनरली फॉलो नहीं करते, डिफरेंट फ्रॉम होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में एंटोनिम पूछ रहा है शब्द इम्यून का। इम्यून मतलब बीमारी से जब आप बचे रहते हैं, नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज। तो उसका उल्टा हो जाएगा ससेप्टेबल, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा वो हैं, इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। इजीली इन्फ्लुएंस्ड या डैमेज्ड, मतलब बहुत जल्दी बीमारी पड़ जाना, उसे हम ससेप्टेबल कहेंगे। फ्रैजिल मतलब होता है वीक, जो आसानी से टूट जाए। सिक मतलब बीमार, और सीडेंट्री मतलब बैठा हुआ, या इंग्लिश में कहें तो इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ सिटिंग डाउन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 11, अंडरलाइन सेगमेंट को इंप्रूव करने को कह रहा है। तो पढ़ते हैं, देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट। मतलब दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास रखते हैं कि जो धरती है वो गोल ना होके सीधी है। तो इसमें देखिए हु बिलीव, ये पहले ही गलत है, बिलीव क्यों होगा। हु शुड बिलीव दैट, हु शुड बिलीव मतलब जिन्हें बिलीव करना चाहिए, ऐसा भी सेंस नहीं आ रहा है। हु बिलीव्ड, जो भरोसा रखते थे, ये भी गलत है। इसीलिए नो सब्सटीट्यूशन आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी ग्रामेटिकली सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, अंडरलाइन सेगमेंट को इंप्रूव करने को कह रहा है। तो पढ़ते हैं, ये अंडरलाइन इडियम है एक्चुअली। मिस्टर आल्फ्रेड हैजंट थॉट ऑफ हिज फ्रेंड सिंस ही वेंट अब्रॉड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये कह रहा है कि मिस्टर आल्फ्रेड जो थे उन्होंने अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा जब से कि वो अब्रॉड गया है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इसका ये मतलब होता है कि नज़र से दूर हो जाता है तो वो दिमाग से भी गायब हो जाता है। मतलब इफ़ यू डू नॉट सी समवन यू फॉरगेट अबाउट देम, मतलब अगर आप किसी को नहीं देखते तो आप उनके बारे में भूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। इसीलिए व्हाट्सएप पे मुझे लगता है स्टेटस बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको लोगों की निरंतर याद आती रहे जो आपसे कनेक्टेड है, वरना आप उन्हें भूल जाएंगे। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है सेंटेंस को। तो पढ़ते हैं, वी आस्क्ड देम हु हैड कॉल्ड देम। तो यहाँ पे देखिए वी सेड टू देम हो जाएगा, जो कि सभी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए देम का यू हो जाना चाहिए, तो यू सब में दिया हुआ है, यहाँ ही में, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी यू है। अब देखिए यहाँ पे हैड दिया हुआ है पास्ट फॉर्म में, तो हैड का हु हैज हो जाना चाहिए। तो हु हैज आपको इन दो में मिलेगा, तो ये भी यहाँ पे आर लगा हुआ है इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पे है ही नहीं इसलिए ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे हिम लिखा हुआ था इसलिए ये ऑलरेडी गलत था। तो बच गया आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट होगा, वी सेड टू देम हु हैज कॉल्ड यू। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कीजिए वर्ड्स को पहचानते हुए, और बाकी जो गलत है उसे एलिमिनेट करके। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है सिनोनिम शब्द ऑब्सीन। ऑब्सीन मतलब होता है अश्लील। तो पढ़ते हैं, विजय वॉज सस्पेंडेड from duty because he gave dirty and prejudiced remark to his female colleagues in the office। prejudice मतलब होता है जो पुरानी रूढ़िवादी जो सोच होती है, या किसी को ना पसंद करना, किस बेसिस पे कि वो दूसरे कास्ट से है, दूसरे रिलीजन से हैं, दूसरे सेक्स से हैं। तो उसमें जो आप विचारधाराएं बना लेते हैं उसे हम प्रेजुडिस कहते हैं।
तो यहाँ पे अश्लील का सिनोनिम पूछा है। देखिए यहाँ पे सस्पेंडेड तो होगा नहीं, सस्पेंड माने किसी को सस्पेंड कर देना। तो मतलब होता है वैसे तो किसी चीज़ को, टू हैंग समथिंग भी हो सकता है, या आप कह सकते हैं टू स्टॉप और डिले भी हो सकता है। सस्पेंड माने सर्विस से कुछ समय के लिए रोक देना, जैसे आपने सुना होगा ऑफिस में सस्पेंड किया जाता है। प्रेजुडिस मैंने आपको बता ही दिया, पूर्व विचारधाराएं। या आप कह सकते हैं नॉट लाइकिंग समवन ड्यू टू देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस एक्सेट्रा। और कलीग मतलब जो आपके साथ काम करे। तो इसीलिए डर्टी जो शब्द है वो सबसे सिमिलर जाएगा ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। डर्टी मतलब भी बुरा होता है, ऑप्शन माने अश्लील माने जो इनअप्रोप्रिएट हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में स्पॉट द एरर आ गया। ग्रामेटिकल एरर है वो हमें पहचानना है। ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेटली। स्ट्रेटली ना होके स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेटली वर्ड होता तो नहीं। ड्रॉ क्विकली एंड इन अ स्ट्रेट वे होना चाहिए, या एंड स्ट्रेट अवे हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटली नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है जिस सेंटेंस में, वो पहचानना है आपको। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो वर्ड है स्क्वीक्ड, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका ये शब्द सही लिखा हुआ है। इसकी सही स्पेलिंग होती है SQUAWKED। इस क्वाक मतलब होता है टू मेक लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। तो पढ़ते हैं रायन स्क्वाग्ड अबाउट लूजिंग हिज जॉब ओइंग टू अ लेग इंजरी। रायन चीख उठा, मतलब जब उसे उसे उसकी नौकरी छूट गई उसके लेग इंजरी के वजह से। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। पढ़ते हैं इन ऑल हर सॉरो शी मस्ट वीप और शी विल डैश। मतलब अपने सारे दुख में उसे रो लेना चाहिए, वरना वो क्या करेगी, वो सफर करेगी, तड़पेगी। डाई तो होगा नहीं, मतलब अपने सौरों में कोई मरता तो नहीं, ना ही हंसता है ना ही रोता है। यहाँ पे सफरिंग्स होती है, मतलब कि पीड़ा होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में एंटोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन शब्द का। तो पढ़ते हैं द एंटोनिम ऑफ अ वर्ड इज समटाइम्स अ प्रीफिक्स एडेड टू द एक्चुअल वर्ड। देखिए एंटोनिम का ही एंटोनिम पूछ लिया, एंटोनिम का ऑपोजिट होता है सिनोनिम। ऑप्शन नंबर सेकंड। एंटोनिम मतलब विलोम और सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। तो कह रहा है किसी भी शब्द का मतलब कुछ शब्दों का अक्सर जो एंटोनिम होता है वो उनके आगे एक प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग लगाने से बन जाता है एक्चुअल वर्ड के आगे। आप जैसे प्रसन्नता के आगे अगर आप अ लगाएंगे, अप्रसन्नता, वो उसका विलोम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। मेटावर्स मतलब होता है आर्टिफिशियल वर्ल्ड, जो कि 3D फॉर्म में हो और जिसमें आपको लगे कि आप रियल में कहीं और आ गए हैं जबकि आप वहीं बैठे हुए होते हैं। सिम्फनी एक तरह का म्यूजिक होता है जो ऑर्केस्ट्रा में बनाया जाता है, बहुत बड़ा पीस ऑफ म्यूजिक होता है। और मेटोनमी होता है द एक्ट ऑफ रेफरिंग टू समवन बाय द नेम ऑफ समथिंग एल्स दैट इज क्लोजली कनेक्टेड विद इट। ये एक तरह का, जैसे आप मेटाफर, सिमिली और ये सब पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच, उस तरह मेटोनमी भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें आप किसी चीज को किसी दूसरे नाम से रेफर करके बताते हैं। जैसे कि आप प्रेसिडेंट जो होता है उसके लिए व्हाइट हाउस कई बार हम रेफर करते हैं, इसी तरह जो किंग या क्वीन होता है उसके लिए हम क्राउन कह के कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं मेटोनमी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 अंडरलाइन जो वर्ड है उसका क्लोजेस्ट मीनिंग पूछ रहा है। तो गिव अस सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब सुधार के लिए एक और मौका देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। द हेल्थ पर्सनल एडवाइज्ड टू डैश ऑफ अनहेल्दी फूड्स इफ यू वांट टू मेंटेन आवर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। तो द हेल्थ पर्सनल एडवाइज्ड टू स्टीयर क्लियर। स्टीयर क्लियर का मतलब होता है टू अवॉइड या एब्सटेन कह सकते हैं, किसी चीज को एकदम बंद कर देना, स्टॉप कह सकते हैं, है ना। पे लिप सर्विस का मतलब होता है किसी से अग्री करना पर उसकी बातों को सपोर्ट न करना, उसे आप लिप सर्विस कहते हैं। इसको आप एम्प्टी टॉक भी कह सकते हैं या हॉलो वर्ड्स कह सकते हैं, या है ना हिपोक्रेटिकल रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को चलते रहने देना, है ना, मतलब प्रोग्रेस थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन होते रहने देना, उसको आप कहेंगे कीप द पॉट बॉइलिंग।
इसके बाद रन शॉर्ट का मतलब होता है रन आउट ऑफ सप्लाईज, मतलब किसी या ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, मतलब किसी चीज़ की कमी आ जाना। रन शॉर्ट ऑफ समथिंग मीन्स टू हैव लेस ऑफ दैट थिंग, या यू डू नॉट हैव दैट थिंग एट ऑल। जैसे कि द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, इसका मतलब ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे बहुत कम हो गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं हम पैसेज के ऊपर। तो यहाँ से हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज शुरू हो रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं। Our beautiful ecosystem is a big systematic dash by industrial pollution channeled into rivers like the Ganga and the Yamuna। तो ये कह रहा है कि जो हमारा ब्यूटीफुल इकोसिस्टम है वो इंडस्ट्री उसे पोल्यूट कर रही है ना। सिस्टम को क्या कर रही होगी, वो डैमेज कर रही होगी। ओरिएंट करने का मतलब किसी एक तरफ दिशा देना होता है। ग्लोरीफाइड मतलब चीज़ों को और बेहतरीन बनाना, डिजाइनिंग करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। आर ब्यूटीफुल इकोसिस्टम इज बीइंग डैमेज्ड, सिस्टमैटिकली डैमेज्ड बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन चैनल्ड इनटू रिवर्स लाइक द गंगा एंड द यमुना। मतलब इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है उसको पूरा पूरा एक सिस्टमैटिकली नदियों में डाला जा रहा है, जिससे कि नदियां हमारी पोल्यूट हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट फ्रॉम एटॉमिक प्लांट्स म्यूटेड इनटू द वर्ल्ड्स ओशन एंड डैश गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह की गैस है, एक पॉइजनस गैस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यूजफुल तो है नहीं, न्यूक्लियर भी नहीं है, हाइजेनिक भी नहीं है। दो पॉइजनस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिक्स विथ ओजोन, ओजोनोस्फेयर हो जा रही है। मतलब कि न्यूक्लियर वेस्ट जो है और एटॉमिक प्लांट से उसे सीधे सीधे ओशन वाटर में डाल दिया जा रहा है, और जो पॉइजनस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी उसे ओजोनोस्फेयर में डाला जा रहा है, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है और जो वाटर है दोनों के दोनों ही पोल्यूट हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है इसका भी। Besides, tropical rainforest and green pastures are disappearing dash the pressure of a proliferated population। तो ये कह रहा है मतलब इसके अलावा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और ग्रीन पैस्चर्स हैं वो भी डिसअपियर हो रहे हैं। डैश द प्रेशर ऑफ, इन द प्रेशर, टू द प्रेशर, ऑन द प्रेशर या अंडर द प्रेशर। अंडर प्रेशर होता है आदमी हमेशा, प्रेशर के अंदर, तो अंडर प्रेशर, अंडर द प्रेशर ऑफ प्रोलिफरेटिंग पॉपुलेशन। प्रोलिफरेटिंग मतलब होता है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बहुत तेजी से बढ़ना, रैपिड इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर था। आगे, डैम्स आर बीइंग डैश ओवर द रिवर्स लाइक द नर्मदा टू चेंज नेचर्स वेल बैलेंस सरफेस इक्वेशंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। डैम्स आर बीइंग, क्या होगा, डैम्स आर बीइंग वैलिडेटेड, वैलिडेट तो होंगे नहीं, ना ही डिटेक्टेड होंगे, ना ही एसोसिएटेड होंगे। डैम को बनाया जाता है तो इसलिए डैम्स बिल्ट होंगे। डैम्स आर बिल्ट मतलब नदियों के, नर्मदा जैसी रिवर के ऊपर डैम बनाए जा रहे हैं, जिससे कि उनका जो पहले से जो वेल बैलेंस था फ्लोरा और फौना का वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नर्मदा ये तो हो गया था, नर्मदा नेचर्स वेल बैलेंस सरफेस इक्वेशन बिटवीन फ्लोरा एंड फौना एंड स्लोपिंग माउंटेन्स terrain is being converted into mini oceans to supply electricity to the ever starving industrial stomach of our age। और जो स्लोपिंग माउंटेन्स होता है वहाँ पे मतलब वो क्या किस तरह एक टर्बाइन वर्बाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बनाया जा रहा है, जिससे कि जो इंडस्ट्री का जो स्टमक है जिसको कि बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो हम प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, एलिफेंट्स, टाइगर्स, द वाइल्ड राइनोज ऑफ साउथ अफ्रीका एंड मेनी अदर फॉरेस्ट क्रीचर्स हैव बिकम डैश स्पीशीज। किस तरह के स्पीशीज बन जाएंगे जब ये बहुत सारा समस्याएं आएंगी, तो वो हो जाएंगे एंडेंजर्ड, मतलब कि विलुप्ति के कगार पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। एक्यूमुलेटेड मतलब एक जगह एकत्रित होना, स्पेसिफाइड मतलब किसी चीज को स्पेसिफाई करना, ग्रांटेड मतलब परमिशन दे देना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके मेरे द्वारा बनाए गए दूसरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इससे पीछे के मतलब कि 7 तारीख के सारे शिफ्ट और उसके पीछे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, 6 को, 5 को, 3 को, 2 को, 1 तारीख को, उन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने किसी मित्र जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।